हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं आप सबके लिए 75 डेज़ की स्ट्रेटजी लेके आई हूँ बैंक एग्ज़ाम के लिए, जिसको फॉलो करके मैंने अपने बैंक एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे लास्ट ईयर। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि आप अपनी इस स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो कर सकते हो और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने बचे हुए दिन को कैसे प्लान कर सकते हो और यूटिलाइज़ कर सकते हो, ताकि आप सिलेक्शन ले पाएँ और आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं या जिन्होंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाई नहीं हुआ था और उनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, बस रिवीजन करना है। तो इस वीडियो में जो आपको जो स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ वो इस सब्जेक्ट वाइज है। तो हम लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जीए, और मैं मॉक टेस्ट के बारे में भी बताऊँगी और कि आप अपने टाइम को सही मैनेज कैसे कर सकते हैं और सही डायरेक्शन में पढ़ाई कैसे कर सकते हैं और अपने डेज़ को कैसे डिवाइड करना है कि आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। और बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि मैं 75 डेज़ क्यों बोल रही हूँ, तो इसका एक रीज़न है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है जो अगस्त से स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं रहता कि हम अपने सिलेबस और कॉन्सेप्ट को सही से कवर कर पाएँ। तो अभी जो टाइम है यही है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। बाकी तो जो अगर आपको लग रहा है कि आपका SBI का और IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम नवंबर में होता है, तो अगस्त से आपके बैक टू बैक 20 से 25 डेज़ के डिफरेंस में एग्ज़ाम रहते हैं, तो उस टाइम हम प्रैक्टिस और सिलेबस कवर नहीं कर सकते। तो जितनी भी मेहनत करनी है आपको अभी करनी पड़ेगी। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको अपने दिन का 8 से 10 घंटे आपको अपनी स्टडी को देने पड़ेंगे और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आपसे कहीं आगे हैं और अपने स्टडी को टाइम दे रहे हैं, और आपको भी अपनी स्टडी को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया, आपको पूरा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी। तो सबसे पहले हम आते हैं इंग्लिश पे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इंग्लिश में तीन पोर्शन होते हैं। पहला रीडिंग का होता है, फिर ग्रामर का होता है, फिर वोकैब्स का होता है। तो रीडिंग के लिए आपको सबसे पहले हिंदू एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप न्यू हैं तो आपको हिंदू एडिटोरियल पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं जो आपको समझ में आए, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस और नोबल बुक स्टोरीज़, और आप कोई भी वेब सीरीज़ देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, और आप क्या बोलते हैं अपने पसंद की जो भी चीज़ आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। और अगर तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी यूट्यूब पे क्लासेस करवाते हैं डेली एडिटोरियल के, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट निमिषा बंसल मैम है और विशाल परिहार सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनका एडिटोरियल देख सकते हैं। और फिर आपको RC रीडिंग कंप्रेशन के डेली 5 से लेके 10 क्वेश्चन जितने भी आप कर सके उसको डेली करने पड़ेंगे, तब आपकी स्पीड और आपकी समझ अच्छी होगी। और आपको उसकी जो वोकैब्स जो इम्पोर्टेंट वोकैब्स रहती है डेली एडिटोरियल को, उसको लिख लेना ताकि आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो। फिर ग्रामर के लिए हम आते हैं। तो ग्रामर में एक निमिषा बंसल मैम है, उनके 120 रूल्स हैं, उनकी वीडियोस भी हैं और आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे और उसकी PDF भी मिल जाएगी, और उसकी एक बुक भी है जो उन्होंने लिखी है, तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। उससे आपके ग्रामर के रूल्स काफ़ी अच्छे होंगे। और अगर आप सोचते हैं कि आप इंग्लिश सिर्फ पढ़ेंगे और ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इसको कवर कर लो। और ग्रामर की बुक्स मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, एक एपिटोमी है और एक नीतू मैम की है, बहुत अच्छी बुक है। आप दोनों में से किसी को भी परचेज़ कर सकते हैं, और दोनों में से अगर आपको कोई नहीं करना तो आप निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स की PDF मिल जाएगी टेलीग्राम को। आप अगर निमिषा बंसल मैम की जो 120 रूल्स
हैं वो पढ़ लेंगे तो आपकी ग्रामर बहुत बेटर हो जाएगी। और ग्रामर में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, टेंस है, एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स। ये सब तो हमने बचपन में पढ़ी हैं, पर हम उनको रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप ये जो मैंने लिखे हैं इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और फिर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है इंग्लिश में वोकैब। तो वोकैब के लिए एक बुक है, बहुत अच्छी है, नॉर्मन ल्यूबिस की, वर्ड पावर मेड ईजी। अगर आप इस बुक को 2 से 3 टाइम कर लेंगे तो आपकी वोकैब्स और रूट वर्ड्स काफ़ी बेटर हो जाएंगे। और फिर आपको डेली प्रैक्टिस के लिए डेली मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और वोकैब्स के साथ आप ईडियम्स भी लिखिए, क्योंकि बैंक एग्जाम में ज़्यादातर ईडियम्स भी पूछते हैं तो हमको समझ में नहीं आता, तो डेली एडिटोरियल में भी आते हैं, आप उसको भी लिख सकते हैं। और पुराने आप सर्च कर लीजिए कि बैंक एग्जाम में कौन कौन से आए थे, तो आपको गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप उनको पढ़ लीजिए। फिर प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप अड्डा 247 पे जाइए, उसका ऐप है, उसमें आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, क्विज़ेस मिल जाएंगे। और डेली आप रीडिंग कंप्रेशन के 2 या 4 क्वेश्चन जितने भी आप कर सके उतने डेली करिए। और पैरा जंबल बनाइए 2 से 4 तक। और आपको सोर्स के लिए आपको टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे मिल जाएंगे, गाइडली पे मिल जाएंगे, अड्डा 247 की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर आपको बैंक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको इंग्लिश में बहुत टाइम देना पड़ेगा। डेली इंग्लिश को 2 से 3 घंटे दीजिए और रीडिंग को 1 घंटा दीजिए, तब जाके आपका क्वालिफाई होगा। और रीडिंग कंप्रीहेंशन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि 2 से 3 रीडिंग कंप्रीहेंशन तो आते ही हैं और मेंस एग्ज़ाम में भी अच्छा वेटेज है। तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपकी इंग्लिश काफ़ी बेटर हो जाएगी। फिर हम आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग एक ऐसा है जो सारे बच्चों को पसंद आता है, और रीजनिंग में हम काफ़ी ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं और हम अपना एग्ज़ाम ईज़िली क्वालिफाई कर सकते हैं। रीजनिंग ही सब बच्चों को ईजी लगती है। तो अगर आप बिगनर्स हैं और अगर सबसे ज़्यादा वेटेज होता है रीजनिंग में पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट का, अगर आप बिगनर्स हैं और आपको पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनाने हैं तो सबसे पहले आप 10 दिन क्लासेस को देखिए और फिर उसके बाद डेली 7 से 8 पज़ल सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर ईजीली आपको बनने पड़ेंगे। और रीजनिंग का सबसे बेस्ट है रीजनिंग में स्कोर करने का, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका रीजनिंग में मार्क्स स्कोर होगा। तो आप प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस और डेली रीजनिंग को 2 से 4 घंटे टाइम दीजिए। और रीजनिंग में 3 पोर्शन होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल का, एक क्रिटिकल रीजनिंग होती है और मिसलीनियर्स होती है। तो रीजनिंग में अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है तो आपको डेली 6 से 7 प्रीलिम्स के और 4 से 5 मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अभी से डेली करने हैं जब तक आपका बैंक एग्ज़ाम चलते हैं। तो आपकी रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल वाला पोर्शन अच्छा हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग पे। तो क्रिटिकल रीजनिंग को के आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, डेली 20 मिनट्स की वीडियोस देख लीजिए, तो इससे आपकी क्रिटिकल रीजनिंग काफ़ी बेटर हो जाएगी। फिर हम आते हैं रीजनिंग के मिसलेनियस पे। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं है, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म और ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज और कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अगर आपको इनकी बिल्कुल भी समझ नहीं है तो आप डेली एक टॉपिक पर डे कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अगर जब डेली आप कोई भी एक टॉपिक उठाइए और उसको समझ लीजिए, ऐसा करने से आपके सारे टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएंगे और आप इनके डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए हर एक टॉपिक वाइज करके। इन सब चैप्टर्स को कवर कर लीजिए, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर सारे बच्चों को सबसे ज़्यादा लगता है क्वांट से, और क्वांट बैंक एग्ज़ाम में बहुत टफ आती है। मेंस में, प्रीलिम्स में तो काफ़ी है कि अच्छी आती है कि हम अच्छे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वांट का पोर्शन है जो तीन उसमें डिवाइड है। सबसे पहले स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक और डीआई। तो स्पीड मैथ्स आपको सबसे ज़्यादा इसमें स्पीड की ज़रूरत होती है क्वांट में। तो आप स्पीड के लिए सबसे पहले आप टेबल्स को याद कर लीजिए 1 से लेकर 30 तक, और क्यूब रूट याद कर लीजिए 1 से लेकर 20 तक, और स्क्वायर्स याद कर लीजिए 1 से लेकर 20 तक, और फ्रैक्शन याद कर लीजिए 1 से लेकर 30 तक। परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज दोनों ही आपको करते आना चाहिए बहुत अच्छे से। और ये आप अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए ताकि आपको
जब भी आप उसको देखें तो आप उसको रिवाइज़ कर सकें। और फिर आप सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स होती हैं और मेथड होती हैं, बहुत सारी ट्रिक्स और मेथड हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, टीचर्स ने करवा रखी हैं, आप उसको देख लीजिए और ट्रिक्स सीख लीजिए ताकि आप जल्दी कैलकुलेट कर सकें। और फिर इसमें आता है नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन। तो इसके डेली आप 10 से लेके 20 क्वेश्चन पर टॉपिक के करिए, तब जाके आपको उसकी समझ अच्छी होगी और आप नंबर से फैमिलियर हो पाएंगे। और स्पीड मैथ्स का पोर्शन काफ़ी अच्छा है क्वांट में, जैसे सिंप्लीफिकेशन के 4 से लेके 5 तक क्वेश्चन आते हैं और मिसिंग नंबर सीरीज़ के भी इतने क्वेश्चन आते हैं, तो आप इससे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फिर सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है अर्थमेटिक से, तो हम अब आते हैं अर्थमेटिक के टॉपिक पे। तो अब हम आते हैं अर्थमेटिक पे। अगर कोई भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप बिना अर्थमेटिक के बैंक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो प्लीज़ उसकी बातों में मत आना, क्योंकि बिना अर्थमेटिक के आप कोई भी बैंक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो अर्थमेटिक के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स हैं वो है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एजेस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट एंड लॉस। इन सारे चैप्टर्स के आप पर चैप्टर को 3 से लेके 4 दिन का समय दो और उनकी सारी वीडियोस देखो अगर आप बिगनर्स हैं तो, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ लो कि इसको कैसे करते हैं, कौन कौन सी मेथड है और इसका क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ का। इसको समझने के बाद आप डेली इसको टाइम दो और इसके मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो और एक एक चैप्टर के एटलीस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या है। और फिर आप उसके मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके क्विज़ दो और सेक्शनल क्विज मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट दे के देखो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। और आप डेली मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पर वीक एक चैप्टर उठा के उसको रिवाइज करते जाइए ताकि आपके कॉन्सेप्ट ब्रशअप होते जाएं, तो आपको इजी पड़ेगा। और अर्थमेटिक आपको करनी ही पड़ेगी, इसलिए अभी से उसको टाइम देना स्टार्ट कर दो। फिर हम आते हैं DI। तो DI के आपको डेली 5 सेट लगानी है और 3-4 सेट कैसलेट DI के लगाने, और आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 DI आती हैं और इसका काफ़ी अच्छा वेटेज है। और DI सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अर्थमेटिक के सारे ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, आप तभी DI के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। और आप अभी से मेंस की भी DI सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, और अभी से ही मेंस का भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि पहले मैं प्रीलिम्स कर लेता हूँ बाद में मेंस का देखूंगा, तो ऐसे में आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। और अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लेंगे तो आप बचे हुए समय में मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वांट की स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका 100% बैंक एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। जनरल अवेयरनेस में आपको ये करना है कि जनरल अवेयरनेस में आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं, या तो आप PDF से पढ़ सकते हैं या वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो PDF के लिए अफेयर्स क्लाउड है जो बहुत अच्छा है, जिसमें आपको वीकली, मंथली और 6 मंथ की PDFs होंगी। तो बैंक एग्ज़ाम में मोस्टली 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। और अगर आपको वीडियोस से देखना है तो परचम क्लासेस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आशीष गौतम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप किसी को फॉलो कर सकते हैं। और वो डेली टेलीग्राम पे PDF भी प्रोवाइड करते हैं। आप दोनों में आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लेना। फिर बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस मेंस में आती है पर ज़रूरी होती है, क्योंकि इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चंस इसी से आते हैं। आपको क्या करना है कि 3-4 दिन में कोई भी एक टॉपिक उठाना है और उसको कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपकी बैंकिंग अवेयरनेस काफ़ी अच्छी होती जाए। मोस्टली अभी वेटेज देखा जा रहा है करंट अफेयर्स का, पर बैंकिंग अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में तो यही काम आएगी और इसी से क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है तो आपको इसको कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन कर लिया। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा।
और जब भी आपका पोर्शन ख़त्म हो, मतलब सिलेबस आप कंप्लीट कर लो, तो मेंस की प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेंस टफ होता है और प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है, और मेंस में हमको अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन ही हो। और आप अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो और आपको अपने में इम्प्रूवमेंट दिखती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।